हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है भारत में कृषि। इससे पहले ज्योग्राफी के हमारे 3 से 4 टॉपिक हो चुके हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं। आप लोग प्लेलिस्ट पे विजिट करके उनको पहले देख सकते हैं। उनको देखने के बाद फिर अगला सीरीज आप स्टार्ट करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर बात करें भारत में कृषि के बारे में तो दोस्तों भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जो लगभग 55% जनसंख्या है वो प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर करती है। यानी कि अगर भारत में अगर कृषि की बात करेंगे तो भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। और कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है लगभग उसकी 55% की जो आबादी है वो हमारी कृषि पर निर्भर करती है। तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, भारत निम्न में से किस प्रकार का देश है, तो कृषि प्रधान देश है ऑप्शन उस पर भी आए रहता है। आप लोग उस तरीके से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन फिर से बनेगा आपका कि कितनी प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है, तो 55% की जो आबादी है वो हमारी कृषि पर निर्भर रहती है। फिर देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है कि अर्थव्यवस्था में हमारे कृषि के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से कितने प्रतिशत की जो लाभ हो रहा है, या फिर वो जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव हो रहे हैं और क्या आंकड़े उनसे अर्थव्यवस्था में देखने को मिल रहे हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में सांख्यिकी जो विभाग होता है उसके द्वारा आकलन किया जाता है। तो अगर बात करें राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार का आकलन किया जाता है। पहला तो दोस्तों हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है जिसे हमारा प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगर बात करें प्राथमिक क्षेत्र तो दोस्तों कृषि इसके अंतर्गत आता है, और प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है हमारा अर्थव्यवस्था में वो हमारा 19% के आसपास देखने को मिलता है। फिर अगर बात करेंगे द्वितीयक क्षेत्र या फिर सेकेंडरी सेक्टर की, तो दोस्तों इसमें उद्योग क्षेत्र में इसको कहा जाता है। और उद्योग क्षेत्र का जो है अर्थव्यवस्था में 26% हिस्सेदारी देखने को मिलती है। फिर बात करेंगे तृतीयक क्षेत्र या फिर टर्सरी सेक्टर की, तो दोस्तों ये सेवा का क्षेत्र होता है। सबसे ज़्यादा जो अर्थव्यवस्था में बदलाव देखने को मिलता है, या फिर अर्थव्यवस्था को सबसे ज़्यादा जो मजबूती देने वाला जो सेक्टर है वो हमारा तृतीयक क्षेत्र होता है। क्योंकि ये सेवा का क्षेत्र होता है तो सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचाने का कार्य भी हमारा सेवा का क्षेत्र करता है। फिर बात करते हैं भारत में कृषि के बारे में, तो 55% कृषि क्षेत्र मानसून पर ही निर्भर करते हैं। लगभग 45 क्षेत्र सिंचित है। कहने का मतलब ये है कि भारत में जो हमारा 55% क्षेत्रफल है ये हमारा मानसून पर निर्भर करता है। यानी कि मानसून आएगी तो मानसून आने के बाद फसल उगेगी, या फिर जब मानसून आएगी बरसात होगी तो बरसात होने के बाद ही उपजाऊ पैदा होगी, ऐसा यहाँ पे निर्भर रहता है। और अगर बात करें जो अगर सिंचित क्षेत्र की बात करें जहाँ पर मानसून की आवश्यकता नहीं है, तो दोस्तों 45% क्षेत्र ही ऐसा है जो हमारा सिंचित क्षेत्र है। फिर अगर बात करें तो भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर मानसून आएगा तो मानसून आने के बाद ही यहाँ पे कृषि उत्तम श्रेणी में हो पाती है और अच्छे तरीके से जो कृषि है उसका उत्पादन देखने को मिलता है। इसीलिए इसको भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, ऑप्शनल में इसको पूछ लेता है। फिर देखिए, भारतीय किसान 60 से 65% खाद्यान्न फसलें उगाता है, जैसे गेहूं और चावल। कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय किसान है जो खाद्यान्न वाले फसल हैं, यानी जो खाने लायक की जो फसलें हैं उनमें से जो 60 से 65% है उसमें ऐसे फसलें उगाता है जो खाद्यान्न फसलें होती हैं। जैसे कि अगर उनमें बात करें तो गेहूँ और जो चावल है ये हमारा उत्तम किस्म के जो खाद्यान्न फसलें हैं उनमें उगाने के लिए किसान के द्वारा 60 से 65% का यहाँ पर योगदान देखने को मिलता है। अगर बात करें कि भारतीय किसान के द्वारा 35 से 40% वाणिज्य फसलें उगाई जाती हैं, जैसे जूट और कपास है। यानी कि जूट और कपास जो है वो कम उत्पादन किया जाता है, वाणिज्य फसलें होती हैं। वाणिज्य फसलें कहने का मतलब ये है कि इनसे जो मूल्य है, जो पैसा है वो आर्थिक रूप से देखने को मिलता है, क्योंकि आर्थिक सहायता इनसे होती है। क्योंकि जूट और कपास ये जो चीज़ें होती हैं ये महंगी बिकती भी हैं, तो किसान को कहीं ना कहीं इनसे मुनाफा भी होता है। लेकिन अगर बात करेंगे तो भारत में सिर्फ किसान इसको 35 से 40% भाग हरी पे वाणिज्य फसलों को उगाता है। फिर अगर बात करें भारत में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर हमारी कृषि करी जाती है, तो दोस्तों भारत में जो कुल क्षेत्रफल उसके 51% क्षेत्रफल पर ही हमारी कृषि करी जाती है। बाकी के 21% भाग पर हमारे वन हैं। और बात करेंगे तो 24% जो भूमि है हमारी अभी वो बंजर है। और 4% जो भाग है वहाँ पर हमारे चारागाह अभी होते हैं, जहाँ पर हमारे जो पशु हैं पशुओं के लिए उत्तम चारागाह के निर्माणों के लिए उसको छोड़ा गया है। कहने का मतलब ये है कि 51% पर तो कृषि होती है और 21% पर वन है।
24% पूरी बंजर भूमि है और 4% पर ही चारागाह के लिए यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर अगर बात करेंगे भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में, तो हर पौधा एक विशिष्ट जलवायु में ही अपना विकास करता है। गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, अतः इसे सर्दी ऋतु में ही उगाया जाता है। धान एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है तथा इसे गर्मी के मानसून के समय उगाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि हर कोई जो फसल होती है वो अपने जलवायु के अनुसार ही अपना क्या करेगी, उत्पादन में भागीदारी निभाती है। अगर बात करें गेहूं की, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा गेहूं हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, यानी कि जो ठंडियों की जो सीज़न होता है, ठंडियों में हमारे गेहूं का जो फसल है उसको उगाया जाता है। लेकिन वहीं अगर बात करेंगे जो हमारी धान है, तो धान हमारी उष्ण कटिबंधीय पौधा है, यानी कि गर्मी के मानसून में उगाया जाने वाला एक पौधा है। फिर अगर बात करें जलवायु के आधार पर, योजना आयोग ने भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है। अगर बात करेंगे जलवायु के आधार पर, जो योजना आयोग थी हमारी, आप लोगों ने देखा होगा 1950 के बाद जो हमारी योजना आयोग बनती है, उसके बाद 2014 में उसको समाप्त कर दिया जाता है और 2015 से हमारी फिर नीति आयोग चालू हो जाती है। अगर वहीं पर अगर बात करेंगे तो योजना आयोग के द्वारा जो भारत में हमारी कुल कृषि थी, तो उन कृषि को 15 जलवायु के आधारों पर विभाजित करा गया। अब देखते हैं वो 15 जलवायु कौन कौन से थे जिनको योजना आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया था। तो दोस्तों पहले तो पश्चिमी हिमालयी भाग है, फिर बात करेंगे पूर्वी हिमालयी भाग, निचला गांगेय मैदानी क्षेत्र, और उसके बाद देखें तो मध्य गांगेय मैदान, उच्च गांगेय मैदानी क्षेत्र और गांगेय पार मैदानी क्षेत्र, पूर्वी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, केंद्रीय पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिणी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय मैदान क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी तटीय मैदान क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, गुजरात मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र और द्वीप क्षेत्र। ये हमारे लगभग 15 जो थे वो योजना आयोग के द्वारा 15 भागों में इसको बांटा गया था जलवायु के आधार पर भारतीय कृषि को। अगर बात करें भारतीय कृषि के समक्ष कुछ समस्याओं के बारे में, तो देखिए मानसून पर अत्यधिक निर्भरता, मैंने आपको पहले बताया भी था कि भारत की कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर उसमें समक्ष में जो समस्याएं हैं अगर पूछा जाए, तो आप लोगों को ए और आर करके ऑप्शन देता है, तो उस पर आप लोगों से ये भी डाल सकता है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है करके। तो आप लोग पहले से ध्यान दें कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। ये एक समस्या भारतीय कृषि के समक्ष एक समस्या का एक कारण है, यानी कि मानसून पर अत्यधिक निर्भरता एक क्या है, हमारे भारतीय जो कृषि है उसकी एक समस्या है। फिर बात करेंगे कृषि का अशिक्षित एवं परंपरावादी होना, तो भारत का अधिकतर किसान अशिक्षित है और पुराने तरीके से कृषि करता है, जिस कारण फसल जो उत्पादन है उसमें अच्छी उत्पादन क्षमता ज़्यादा बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। फिर वहीं अगर बात करेंगे कृषि जोतों का छोटा आकार, यानी कि भारत में 2/3% के आसपास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, यानी कि जो किसान है हमारे भारत में 2/3 यानी कि 2/3 जो किसान हैं उनके पास लगभग 1 हेक्टेयर से कम भूमि होने के कारण भी क्या है, जो कृषि जोत हैं वो कम है, तो यहाँ पे फसल उत्पादन का कार्य उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। फिर अगर बात करें बीज की निम्न गुणवत्ता, भारत में कृषि पर रिसर्च करने के लिए बहुत कम राशि खर्च की जाती है और यहाँ पर निम्न गुणवत्ता के बीज प्रयोग किए जाते हैं, जिस कारण पैदावार बहुत कम होता है। यानी कि जो बीज की निम्न गुणवत्ता है दोस्तों, रिसर्च के लिए जब पैसा नहीं लगेगा तो नई चीज़ों की खोज नहीं हो पाएगी, और जो गुणवत्ता है वो निम्न बीजों से ही अगर जब बोई जाएगी तो पैदावार भी हमारा निम्न नहीं होगा। यानी कि अगर रिसर्च करा जाए उस पर, अगर अच्छे से पैसा अगर खर्च करा जाए, तो कहीं ना कहीं अच्छी गुणवत्ता वाले बीज या फिर अच्छी गुणवत्ता वाले जो उर्वरक हैं वो देखने को मिलेंगे और पैदावार भी यहाँ पर हमारी अच्छी होगी। फिर बात करेंगे भंडारण की पर्याप्त सुविधा के बारे में, तो भंडारण की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण भारत के बहुत सा अनाज सड़ जाता है। यानी कि फसल तो उगा दिया, लेकिन भंडारण करने की यदि आपके पास क्षमता नहीं है, उसको रखने के लिए आपके पास जगह नहीं है, तो कहीं ना कहीं बारिश होती है या फिर अत्यधिक गर्मी होती है, तो उसके कारण जो अनाज है वो अनाज हमारा सड़ जाता है। फिर देखिए ऋतुओं के आधार पर फसलों का अगर वर्गीकरण देखेंगे, तो दोस्तों रबी की फसलें देखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रबी और खरीफ की फसलें। फिर अगर देखें तो दोस्तों जो रबी की फसलें, अगर इनकी बुआई की बात करें, तो रबी की फसलों को हमारा अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च और अप्रैल
अप्रैल में इनको काटा जाता है। यानी कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये अगर हम रबी की फसल कहें तो रबी की फसलों को हम शीत ऋतु के फसल भी के नाम से भी जाना जा सकता है। अगर देखेंगे कि रबी की फसलों में कौन कौन से फसल ऐसे हैं जो शीत ऋतु में उगाए जाते हैं, तो दोस्तों गेहूँ हमारा रबी का फसल है, सरसों हमारा रबी का फसल है, मटर, आलू, जौ, चना ये सभी हमारे रबी के फसल है। यानी कि ये जितने भी फसल हैं इनका जो उत्पादन है वो हमारा शीत ऋतु यानी कि ठंडे मौसम पे किया जाता है। फिर अगर बात करें खरीफ की फसलों के बारे में, तो जो खरीफ की फसल है इनकी बुआई की बात करेंगे तो जून से जुलाई माह में इनको बोया जाता है और इनको नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। यानी कि गर्मी के मौसम के फसल हैं। खरीफ की फसल का मुख्य रूप से मानसून ऋतु की फसल है। यानी कि मानसून ऋतु गर्मी के समय में ही आती है, क्योंकि 15 जून के बाद ही मानसून का समय होता है, 15 सितंबर तक के बीच का समय होता है। और इसी समय के बीच में दोस्तों हमारे जो खरीफ की फसलें हैं उनको बोई जाती हैं, ताकि जो मानसून है, मानसून के आने के बाद उन फसलों का जो उत्पादन है उसमें अच्छी पैदावार देखने को मिले, इसलिए इनको मानसून ऋतु की फसल भी कहा जाता है। अगर बात करेंगे दोस्तों खरीफ के फसलों के बारे में, तो जो हमारा धान, बाजरा और जो कपास है, ये जो फसलें हैं ये हमारी खरीफ की फसलें हैं। साथ ही जो हमारी जूट, गन्ना, मक्का और उड़द है, तो दोस्तों ये भी हमारे खरीफ की फसलें हैं। अगर बात करें जायद की फसलों के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहले तो जायद की फसल होती क्या है उस चीज़ को समझना पड़ेगा। दोस्तों जायद जो हमारी फसल होती है, अगर इसके बुआई की बात करें तो मार्च में इनको बोया जाता है और जून में इनको काट लिया जाता है। कहने का मतलब है कि 3 महीने के अंतराल में जो ये फसल है इसका उत्पादन करना शुरू हो जाता है। यानी कि जो इसकी फसल है वो 3 महीने के अंदर हमारी पक जाती है। अगर वहीं बात करें तो जो जायद की फसल होती है दोस्तों, ये रबी और खरीफ की फसल के बीच के सूखे के मौसम में उगाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो जायद की फसल होती है हमारी, ये रबी और जो खरीफ की होती है, खेती होती है, इन दोनों के बीच के जो सूखे का जो मौसम होता है उस समय जो उगाई जाने वाली फसलें होती हैं वो उनको हमारा जायद की फसलें कहा जाता है। अगर बात करेंगे इन जो फसलें हैं इनके बारे में, तो दोस्तों तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी और खीरा, यानी कि गर्मी के मौसम में इन सभी चीज़ों की आप लोगों को ज़रूरत पड़ती होगी। तो जो ये फसलें हैं दोस्तों, ये आपके अप्रैल यानी कि आप ये मान के चलिए मार्च अप्रैल से लेकर जून के तक के मध्य में इनको देखना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस समय ही इनकी काफ़ी ज़रूरत भी पड़ती है गर्मी बढ़ने के साथ साथ। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, तो ये उसी समय की फसलें हैं जो हमारी मार्च से लेकर जून तक के मध्य में हमारी उगने वाली फसलें हैं, जिनको हमारा जायद की फसल कहा जाता है। अगर बात करें कृषि के प्रकार की, तो दोस्तों जो हमारा फसल चक्र है यानी कि क्रॉप रोटेशन है, तो भूमि के किसी भी भाग से योजनाबद्ध रूप से बदल बदल कर फसल प्राप्त करना फसल चक्र कहलाता है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भूमि है, अगर भूमि में आपने योजनाबद्ध तरीके से अगर बदल बदल कर आप उसमें अगर कृषि कर रहे हैं, तो कृषि करने के कारण जो मिट्टी है उस मिट्टी की उर्वरता और बढ़ जाती है। उसी को हमारा फसल चक्र कहा जाता है। फिर अगर बात करें अनुबंध कृषि की यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अगर बात करें, तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्टर किसान की ज़मीन का उपयोग फसल की पूर्व निर्धारित कीमत पर अपने अनुसार खेती करने के लिए करता है। यानी कि अगर जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होगा उसने किसान से पहले ही एग्रीमेंट करके अगर साइन करा लिए हैं, यानी कि अगर 5 रुपये के जी उसने अगर कोई फसल का उत्पादन करने की बात कर दी है, तो चाहे फसल कितनी भी पैदावार हो वो 5 रुपये के हिसाब से उसको क्या करेगा, पे करेगा। यानी कि पूर्व ही निर्धारित उसको कर दिया जाएगा। अब इसमें फसल उत्पादन ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अनुबंध कृषि है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। तो पहले में ही इसके जो दाम है वो पहले में ही जो कीमत है वो निर्धारित कर दी जाती है। इसी को हमारा अनुबंध कृषि कहा जाता है। फिर बात करेंगे कार्बनिक कृषि की या फिर हमारा और ऑर्गेनिक जो हमारा फार्मिंग होता है उसके बारे में। तो दोस्तों जो हमारा कार्बनिक खेती होती है, कार्बनिक खेती उसे कहा जाता है जो बिना किसी रासायनिक खादों, कीटनाशकों के बिना की जाती है और जिसमें सिर्फ जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कार्बनिक कृषि उसे कहेंगे दोस्तों जिसमें हमारे जो कोई कीटनाशक हैं या फिर कोई दवाएँ हैं तो उनको डाल के जिनका उत्पादन नहीं किया जाता है उनको कार्बनिक कृषि कहा जाता है। इसमें सिर्फ दोस्तों अगर बात करेंगे कीटनाशक तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हमारा जैविक खाद होता है, जैविक खाद के उपयोग से जो उत्पादित फसलें होंगी हमारे, उनको हमारा कार्बनिक कृषि कहा जाता है। अगर बात करें झूम कृषि की, तो दोस्तों झूमिंग कृषि आप लोगों ने देखी होगी। यह कृषि प्रायः पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। पूर्वोत्तर कहने का मतलब है जो हमारे असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश वाले राज्य हैं उनमें ये खेती करी जाती है, जिसको झूमिंग खेती कहा जाता है। यह कृषि प्रायः पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, जिसमें पहले पेड़ पौधों को काट दिया जाता है और वहाँ पर कृषि की जाती है, और जब वहाँ की मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है तब आगे पेड़ पौधों को काटकर उन पर कृषि की जाती है। इसलिए इस कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी झूम कृषि है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जो झूम कृषि होती है
इसमें पहले ये लोग क्या करते हैं कि जो खेती होती है खेती के आधार पर नहीं करते हैं। यानी कि कोई जंगल है, पेड़ पौधे हैं कहीं पे, अगर उन पेड़ पौधों को काट दिया जाए तो उसको पेड़ पौधों को काट कर फिर ये वहाँ पे क्या बना लेते हैं, खेत बना लेते हैं। अब उस पे एक आध बार ही ये लोग वहाँ पे फसल उत्पादन का कार्य करते हैं, और वहाँ पर ये कोई फसलों का ऐसे बदलाव करके भी वहाँ पे फसल उत्पादन नहीं करते हैं, जिस कारण वहाँ पर क्या हो जाता है, जो मिट्टी की उर्वरता है वो खत्म हो जाती है। और जैसे ही मिट्टी की उर्वरता खत्म होगी तो वहाँ पे फसल उत्पादन होना वैसे ही हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं कि कुछ समय के लिए जैसे वहाँ पर कृषि करेंगे तो फिर उस ज़मीन को छोड़ देते हैं, और आगे जाने के बाद फिर से पेड़ पौधे काटेंगे, और काटने के बाद फिर वहाँ पर दोबारा से कृषि करना शुरू कर देंगे। इसीलिए दोस्तों इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, क्योंकि एक जगह से छोड़कर ये दूसरी जगहों पर क्या कर देते हैं, कृषि करना शुरू कर देते हैं। तो इसी को हमारा झूम कृषि कहा जाता है। अगर बात करें सीढ़ीनुमा कृषि की, तो दोस्तों सीढ़ीदार खेत पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों की ढलवा भूमि पर कृषि के उद्देश्य से विकसित क्षेत्रों को कहते हैं। अब दोस्तों देखिए क्या बात क्या कह रहा है कि जो सीढ़ीदार खेत होते हैं पर्वतीय पहाड़ी प्रदेशों में, आप लोगों ने देखा होगा उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के जो एरियाज हैं वहाँ पे सीढ़ीनुमा खेती कृषि देखने को भी मिलती है। तो दोस्तों सीढ़ीदार खेती पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्रों में ढलवा भूमि पर कृषि के उद्देश्य से विकसित क्षेत्रों को कहते हैं। इन प्रदेशों में पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं, जो मृदा अपरदन और बारिश के पानी से बहने से रोकने में सहायक होते हैं। क्योंकि दोस्तों छोटे छोटे जब सीढ़ीदार खेतें बनाई जाती हैं तो दोस्तों क्या होता है कि एक तो ढलाने वाले क्षेत्र होते हैं, तो अगर मिट्टी बहेगी भी तो आगे दूसरे खेत में रुक जाएगी। इस तरीके से इनका निर्माण किया जाता है, इसी को सीढ़ीनुमा कृषि हमारा कहा जाता है। अगर बात करें भारत में विभिन्न कृषि क्रांतियों के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहले हम हरित क्रांति को देखेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन को देखें। तो दोस्तों हरित क्रांति कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी। इसके अंतर्गत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों को स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। 1965 में यूएसए और मैक्सिको हरित क्रांति के जनक जो हमारे नॉर्मन बोरलॉग हैं, इनके द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत करी गई थी, और इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अगर बात करेंगे दोस्तों हरित क्रांति की, तो सबसे पहले जो ये हरित हरित क्रांति है ये हमारे यूएसए और मैक्सिको शहर में देखने को मिली थी। जो हमारे अगर इसके प्रणेता या फिर इसके जनक कहेंगे अगर विश्व स्तर पर, तो दोस्तों इसको नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और इन जो क्रांति थी, इस क्रांति का मेन उद्देश्य था कि जो हमारे कृषि उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी। और इसके तहत जो अनाज थे, अनाज को उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक जो बीज हैं, जो सस्तान हैं, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। अगर बात करेंगे कि भारत में हरित क्रांति या फिर इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करेंगे, तो दोस्तों भारत में जो हरित क्रांति है, अगर इसके जनक की बात करेंगे तो एम एस स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और हरित क्रांति की शुरुआत अगर भारत में कब होती है, तो 1966-67 में भारत में हमारे हरित क्रांति की शुरुआत होती है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की फसल पर ही रहा। हरित क्रांति के बाद भारत में चावल का उत्पादन 3 गुना तो गेहूं का उत्पादन 5 गुना बढ़ने को मिला था। अब इससे क्वेश्चन ये बनते हैं दोस्तों, ऑप्शनल पर भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप पहले यहाँ पे सीरीज देखते हैं तो उसके बाद आप लोग ल्यूसेंट की ऑप्शनल जरूर देखें, वहाँ से आपके लगभग सारे ही टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। अगर दोस्तों भारत में अगर आपको हरित क्रांति के जनक कहा जाएगा तो एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत की बात करें तो 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत करी जाती है, और भारत में गेहूं और चावल की फसल पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। अगर बात करें हरित क्रांति के बाद भारत के जो उत्पादन है उसमें चावल के उत्पादन की बात करें तो 3 गुना बढ़ गया, और गेहूं के उत्पादन में यहाँ पर 5 गुना बढ़ गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के बाद किस फसल पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, तो दोस्तों गेहूं के फसल पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था, यानी कि 5 गुना ये अधिक बढ़ गया था। फिर देखिए दोस्तों हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित कुछ यहाँ पे क्रांतियाँ हैं। अगर मैं बात करूँ उन क्रांति की, तो आप लोग देखिएगा श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध उत्पादन के लिए हमारे श्वेत क्रांति को चलाया गया था। अगर पीली क्रांति की बात करें तो दोस्तों तिलहन उत्पादन के लिए पीली क्रांति को चलाया गया था। भूरी क्रांति की बात करें तो उर्वरक उत्पादन के लिए भूरी क्रांति, और नीली क्रांति की बात करें तो मत्स्य उत्पादन के लिए यहाँ पर नीली क्रांति चलाई गई थी। लाल क्रांति की बात करें तो टमाटर और मांस उत्पादन के लिए हमारा लाल क्रांति चलाई गई थी। और गुलाबी क्रांति की बात करें तो झींगा मछली उत्पादन के लिए यहाँ पर गुलाबी क्रांति चलाई गई थी। अगर बात करेंगे बादामी क्रांति की, तो दोस्तों मसाला उत्पादन के लिए यहाँ पे बादामी क्रांति को भी चलाया गया था। अब वहीं अगर बात करें सुनहरी क्रांति की, तो दोस्तों फल उत्पादन के लिए सुनहरी क्रांति को चलाया गया था। रजत क्रांति की बात करेंगे तो अंडा उत्पादन के लिए रजत क्रांति को चलाया गया था। अगर काली क्रांति कहें तो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए काली क्रांति को चलाया गया था। और गोल क्रांति की बात करेंगे तो आलू उत्पादन के लिए गोल क्रांति चलाई गई थी। ये क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया है। अब बात करेंगे इंद्रधनुष क्रांति की, तो दोस्तों जो इंद्रधनुष क्रांति है सबसे पहले ये आई कब, तो दोस्तों लगभग जहाँ तक मुझे याद आ रहा है फरवरी 2000 में हमारी इंद्रधनुष क्रांति आई हुई थी। अब दोस्तों देखिए इसमें था क्या, इसमें हरित
पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर, अन्य जितनी भी क्रांतियाँ हैं उन सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर चलने का लक्ष्य रखा गया था। इसी को हमारा इंद्रधनुष क्रांति के नाम से जाना गया। अगर बात करेंगे भारत की प्रमुख फसलों के बारे में, तो दोस्तों चावल भारत की मुख्य खाद्य फसल है। भारत विश्व का 21.7% चावल का उत्पादन करता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में चावल का उत्पादन कितना, विश्व के स्तर पर कितना प्रतिशत होता है, तो दोस्तों हमारा 21.7% पर चावल का उत्पादन भारत में होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे पहले पूछा गया है। अगर बात करें भारत में चावल उत्पादित करने वाला सबसे बड़ा राज्य यानी कि सबसे अधिक चावल उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों भारत में पश्चिम बंगाल है। अगर विश्व स्तर पर बात करें सबसे अधिक चावलों का उत्पादन किस देश में किया जाता है, तो दोस्तों चीन में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अगर बात करेंगे केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो दोस्तों कटक उड़ीसा में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान हमारा स्थित है। फिर देखिए अगर बात करेंगे गेहूं की, विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। अच्छा, गेहूं उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर भारत है। भारत विश्व के लगभग 12% गेहूं का उत्पादन करता है। अगर बात करें भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादित करने वाले राज्य के बारे में, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। अगर विश्व की बात करेंगे तो चीन में सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। अब दोस्तों गेहूँ से थोड़ा सा क्वेश्चन हटके भी आते हैं कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, तो दोस्तों प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है। और वहीं अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश का पहला स्थान किन किन चीज़ों में है, तो दोस्तों गेहूं उत्पादन में गन्ना, आलू और मसूर की दाल उत्पादन करने में उत्तर प्रदेश का स्थान पहले स्थान पर है। फिर बात करें राजस्थान का पहला स्थान किन चीज़ों को उत्पादित करने में है, तो दोस्तों जो बाजरा और सरसों है, बाजरा सरसों को उत्पादित करने में राजस्थान का जो स्थान है वो पहले नंबर पर देखने को मिलता है। फिर देखिए भारत के प्रमुख खाद्यान्न भंडार, अच्छा रबड़, यानी कि रबड़, भारत में रबड़ का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, तो दोस्तों केरल में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने को देखने को मिलता है। अगर विश्व की बात करेंगे तो रबड़ के सबसे ज़्यादा जो उत्पादन में देखने को मिलता है वो थाईलैंड में देखने को मिलता है। अगर गन्ने की बात करेंगे तो भारत के उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादित किया जाता है। अगर विश्व में इसकी बात करेंगे तो ब्राज़ील में गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अगर बात करें चाय उत्पादन के बारे में, तो दोस्तों जो हमारा चाय उत्पादन है, भारत में अगर चाय सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादित किया जाता है यदि अगर पूछा जाता है, तो दोस्तों हमारा जो असम है, असम में सबसे ज़्यादा चाय हमारी उत्पादित करी जाती है। वहीं अगर विश्व स्तर पर बात करें तो चीन में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। फिर देखिए जो हमारा सोयाबीन है, अगर भारत में सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। अगर विश्व स्तर पर कहें तो अमेरिका में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। फिर देखिए कॉफ़ी के बारे में बात करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का जो उत्पादन है वो हमारे कर्नाटक राज्य में किया जाता है। अगर विश्व स्तर पर इसकी बात करें तो दोस्तों ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। अब बात करेंगे दाल के बारे में, तो भारत में सबसे ज़्यादा दाल का जो उत्पादन है वो हमारा मध्य प्रदेश में दाल का उत्पादन किया जाता है। अगर विश्व स्तर पर देखें तो दोस्तों ये भी हमारा भारत में ही किया जाता है, यानी कि दलहन का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में ही किया जाता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा दलहन अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो ये भी हमारा कानपुर भारत में ही स्थित है। तो दोस्तों ये हमारा कृषि से संबंधित चैप्टर था जो हमारा आज ख़त्म हो चुका है। और कृषि से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे हमने उन सभी क्वेश्चनों के बारे में आपके साथ डिस्कस किया। साथ ही जितने भी ऑप्शनल इसमें से बनेंगे, और आप लोग एक बार एक काम ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लोग पूरा चैप्टर देख लेते हैं तो चैप्टर देखने के बाद आप लोग एक काम ज़रूर करा करें, क्योंकि आप ऑप्शनल अपने पास रखिए। अगर आप लोगों के पास ऑप्शनल नहीं है तो आप लोग प्ले स्टोर से वस्तुनिष्ठ ल्यूसेंट वस्तुनिष्ठ करके उसको डाउनलोड कर लें और उसमें जो कृषि वाला चैप्टर है उसको एक बार सॉल्व करना शुरू कर लें, तो आपका लगभग टोटल ही पूरा जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। यदि दोस्तों अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना ना भूलें, और बने रहिए यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब के चैनल के साथ। धन्यवाद।